वेलकम एवरीवन टू द माइक्रोसॉफ्ट 365 टेक टॉक। आज हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट 365 से रिलेटेड टेक टॉक ये डिस्कशंस करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट एमवीपीज हमारे साथ इस वक्त लाइनअप हैं। जेरी यासिर, you can see that Jerry Yasir is also, I think, the most experienced MVP from Pakistan. Shakil Majid will be joining soon. He's a MCT. Usama Wahab is also here. He's also one of the oldest MVP from Pakistan, and now not in Pakistan, but from Pakistan. Riaz is also almost five-time MVP from Pakistan side, and now in USA. So we all will be discussing about Microsoft 365. अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे। मीनवाइल अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कुछ भी हो, आप हमें अपने जो फेसबुक जो लाइव हमारे फीड है उसके ऊपर मैसेज करें। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट आल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दैट माई नेम इज़ अदनान अमीन। मेरा 15 साल का तक मैं एक्सपीरियंस है। 2015 से माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एमसीटी हूँ लास्ट 11 ईयर से, और एमसीटी रीजनल लीड भी रहा हूँ। और इसके अलावा वो जो है वर्किंग फॉर ये Microsoft Fortune 500 companies for past 4-5 years. So आई विल बी डिस्कसिंग, यानी कि मैं अपनी भी एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, और बाकी जो टेक एक्सपर्ट्स हैं इनसे भी कुछ चीज़ें जो हैं पूछता रहूंगा। इग्नाइट भी आने वाला है, तो दिस यानी कि इसे एज अ पोस्ट इग्नाइट इवेंट के तौर पर भी ले लें पाकिस्तान की तरफ से कि क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ों को आप लेके चल सकते हैं। I will first ask Yasir to Jerry Yasir to introduce अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को आइडिया हो थोड़ा सा। Over to और you, Yasir. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम यासिर है और मैं माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी हूँ तकरीबन 11 साल से। आई थिंक मैंने 11 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इट विल बी 12 बाय द एंड ऑफ दिस नेक्स्ट जून। और जो है मैं यहाँ अमेरिका में एक डीएक्सी टेक्नोलॉजी कंपनी है विच हैज़ अराउंड 100,000 पीपल। मैं वहाँ काम करता हूँ एज ऑफिस 365 आर्किटेक्ट। और मेरे बैकग्राउंड में आई वाज अ डेवलपर बैक देन एंड आई यूज्ड टू वर्क इन मेनी लार्ज आईटी कंपनीज इन पाकिस्तान। फिर मैं देन आई मूव टू यूएस इवेंचुअली। और मेरी एक्सपर्टीज में जो है वो मिक्स है। आई डू आईटी बट मोस्टली बैकग्राउंड में है डॉट नेट, शेयर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज ऑनलाइन टू बी स्पेसिफिक, नॉट ऑन प्रेमिसेस। और अभी भी मैं चैलेंज अपने आप को करता रहता हूँ डिफरेंट चीज़ों में। SPFX में हल्का फुल्का, नॉट टू मच, लेकिन इतना कि आप कुछ चीज़ बना लो, फन, एनीथिंग। और टुडे वेलकम एवरीवन। और देखो, अगर if somebody has any question around these things, you're more than welcome to ask. Thank you so much, Yasir, for introducing. And Riaz, can you hear me? Yes, we can. So Riaz, can you introduce yourself? Sure, Adnan. Assalamu alaikum, everyone. मेरा नाम रियाज जवेद है और एज यासिर सेड मैं भी बेसिकली यूएस में ही बेस्ड हूँ। आई एम वर्किंग फॉर फॉर्च्यून 500 कंपनी, जहाँ पे मेरा रोल बेसिकली डिलीवरी लीड का है। और मैं लीड करता हूँ ऑफिस 365 और एजर की टीम्स को, जो कि कस्टमर साइड पर सोल्यूशन आर्किटेक्चर और सोल्यूशन डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर काम कर रही होती हैं। मैं खुद पिछले 5 साल से माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी, और ये मेरा बेसिकली 6th ईयर है एज एन एमवीपी। और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स। और मेरा जो मेजर फोकस है अब, क्योंकि बैक इन द डेज मैंने स्टार्ट किया था एक्सचेंज और एक्टिव डायरेक्टरी से, बट अब मैं जो फोकस किया है वो क्लाउड सोल्यूशन और क्लाउड ऑटोमेशन अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी। मैं CISSP और CCSP सर्टिफाइड हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस या फिर एजर और 365, मैं उनमें आप लोगों को जवाब देने के लिए यहाँ अवेलेबल हूँ। और एज अदनान सेड स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन कि 2 दिन के बाद बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की इग्नाइट कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, और इग्नाइट के ऊपर भी बेसिकली मैं सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूँ दूसरे एमवीपीज के साथ मिलके। टेबल टॉक है हमारी। और उसके अलावा मैं तकरीबन एजर के 5 या 6 आस्क द एक्सपर्ट्स चैनल्स हैं जिसके अंदर मैं लीड करने लगा हुआ हूँ। और मैं आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एजर VMs, कंप्यूट पावर और उसके ऑटोमेशन या सिक्योरिटी के ऊपर, तो मेरे साथ बाकी एमवीपीज की भी टीम अवेलेबल है जो कि हम लोग आंसर कर रहे होंगे। Thank you so much, Riaz. Now Usama, over to you. You can introduce yourself. Usama, can you hear me?
I think I think Osama का कोई network issue है तो Osama, Hello. hello. हाँ जी, we can hear now. So, Osama, you can introduce Uh, yourself. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा वहाब खान है। मैं पिछले 7 सालों से एमवीपी हूँ और मैं 6 साल के करीब ऑफिस 365 और शेयरपॉइंट के एरिया में कंट्रीब्यूट करता रहा हूँ। यूएई के अंदर बेस करता हूँ और रिसेंटली मेरा फोकस जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ, अज़ूर की तरफ ज़्यादा है और मैं अज़ूर की जो डेटा साइड है और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर साइड है उसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ और कोशिश यही रहती है कि नई चीज़ें सीखें और शेयर करें। मैं यूएई के अंदर 3 कम्युनिटीज़ को लीड करता हूँ। I was the first one who started the user group in UAE, and Alhamdulillah, now we have almost 18,000 members, or is one of the largest running user group ever created in UAE. और मैं एक कंपनी रन करता हूँ एवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज के नाम से, जो अक्रॉस द ग्लोब सर्विसेज देती है। वी आर माइक्रोसॉफ्ट गोल्ड पार्टनर नाउ और हम ऑफिस 365 और डेटा से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स भी हम एंटरप्राइज मार्केट में, फिनटेक में अपने इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। थैंक यू। Thank you so much for introducing everyone. Shakir is also one of the tech talk speaker for us today. Shakir क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पे रात में 2 से 3 बज रहे हैं और he got a real time issue that his kid is woke up and crying a lot, so अभी वो ज्वाइन नहीं कर सका, तो थोड़ी देर में वो भी ज्वाइन हमें कर लेगा. So let's start about some few of the things. यासिर, आप मुझे ये बताइएगा कि एज आई नो कि आपने शेयरपॉइंट काफ़ी शेयरपॉइंट 2.3 या 7 से आपने काम स्टार्ट किया था, तो अब आज का जो शेयरपॉइंट है, तो इसमें और उस वाले में कितनी यानी चेंज आ चुकी है, यानी कि आपने देख पूरा का पूरा जो जनरेशन जो शेयरपॉइंट को देखी है, तो क्या डिफरेंस है और उस वक्त कैसा था और आज कैसा था, थोड़ा सा यानी कि बताइएगा कि किन एरिया से आप गुजर के जो है ना यहाँ तक कि यानी कि आपने वो चेक किया है, और कस्टमर्स के रिलेटेड भी ओवरव्यू थोड़ा सा यानी हाईलाइट करिएगा. Sure, I think कि मैंने 2001 से शुरू किया था और SharePoint 2001 था. जहाँ तक it was almost the end of 2001 और 2003 जो है वो Horizon में था SharePoint. So of course SharePoint has changed a lot. So उस वक्त आप कह लो कि SharePoint 2 different products थी, team services और portal server, और it was quite a basic product. वो एक आप कह रहे हो कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से बनी थी. इट वाज मोस्ट अबाउट साइट्स, और साइट्स के ऊपर आप जाके डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज बना सकते थे, लिस्ट बना सकते थे, और फिर उसके ऊपर आप कह लो कि कुछ बेसिक एंटरप्राइज मोड कनेक्टेड था, लाइक सर्च थी, बेसिक सर्च आप कर सकते थे. लेकिन जो फोकस 2001, 2003 और 2007 प्रोबेबली 2010 तक SharePoint का मेजर रोल हमारी आईटी में या being from Pakistan gold partners was most about customizations. और मैं भी .NET डेवलपर था. I started as a .NET developer और मेरा जो सबसे पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था या सबसे पहला मेरा जो एक्सपीरियंस था SharePoint में, वो एक वेब पार्ट बनाना था, लाइक क्लाइंट साइड वेब पार्ट जो कि जावास्क्रिप्ट या एक डायलॉग शो कर दे और उसमें कुछ SharePoint की इंफॉर्मेशन दिखा दे. तो 2010 तक हमारा जो प्राइमरी फोकस था वो था कि हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो कि नॉर्मली लोग ASP में बनाते थे या ASP.NET में बनाते थे, उसको SharePoint में एज यूजर इंटरफेस देते. पहले वर्जन SharePoint के बहुत मुश्किल था डेवलपमेंट. डेवलपमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से, क्रेजीएस्ट वे दैट यू डेवलप इट. यू डेवलप इट एज असेंबलीज, यू डेवलप इट एज XML, और जब उसको आप कंबाइन करते थे, एक पैकेज बनाते थे XML और असेंबलीज को जोड़ के, आपकी जो वेबसाइट थी वो एक सेपरेट होती थी, एक टोटल सेपरेट प्रोजेक्ट होता था, उसको एक खास फोल्डर्स में डालते थे, फिर आप उसको कंबाइन बना के पैकेज करके SharePoint के एक फोल्डर में रख देते थे, तो SharePoint में एक UI आ जाती थी और कस्टमर खुश हो जाता था, क्योंकि आप एक जो एरिया से जो आपके चैलेंजिंग होते हैं, लाइक लॉग इन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस, परमिशंस, आप उसको अवॉइड कर लेते थे. तो ये एक मेन फोकस था 2010 तक. लेकिन 2013 ऑनवर्ड SharePoint इवॉल्व होना शुरू हो गया. SharePoint प्लेटफॉर्म बन गया, इट बिकेम एन एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें डिफरेंट एलिमेंट डाल दिए, लाइक उसमें पोर्टल एक एलिमेंट था, कंटेंट मैनेजमेंट एक दूसरा एलिमेंट शामिल हो गया, फिर उसके बाद सर्च बड़ी इन्हांस हो गई. उसी जमाने में एक प्रोडक्ट थी, आप अगर रियाज को या आपको याद हो, फास्ट सर्च. फास्ट सर्च के नाम एक प्रोडक्ट आई जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इवेंचुअली बाय की और उसको एक SharePoint में एज अ
प्रोडक्ट डाल दिया, एज अ कंपोनेंट डाल दिया. यूनिफाइड So- सर्च के तौर पे हमें मिल गया था. Absolutely, they combined it eventually in 2016, 2013 as a major search. Or now SharePoint is, I think, on-prem. Now it's till I think 2013 we consider SharePoint to be SharePoint as on-prem. But like in 2013, yeah, आप कह लो उस ज़माने में Office 365 became a little bit bigger and it evolved. और फिर 2013, 2016 और eventually 2019 में अब तो आप ऑन प्रेमिसेस को आप कह लो एक सिर्फ उन कंपनीज के लिए है जो किसी वजह से ऑनलाइन नहीं रह सकते. लेकिन आई विल फिनिश विद दिस दैट शेयरपॉइंट एज अ टेक्नोलॉजी इज मोर अबाउट शेयरपॉइंट ऑनलाइन, क्योंकि जो ऑल द इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट्स हैं वो मोस्टली शेयरपॉइंट ऑनलाइन में हो रही है. लेकिन शेयरपॉइंट ऑन प्रेम भी पीछे नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन विजन है वो SharePoint ऑनलाइन ही है, क्योंकि दे आर मोर फोकसिंग ऑन SharePoint ऑनलाइन. अच्छा, इसके अंदर ना एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगा जैरी भाई से. Sure. तो okay, एक I like to add one more thing that Adnan भाई and जैरी भाई both are there और these are one of you guys. I learn a lot from them और मैं उनको डायरेक्टली ईमेल से भी तंग करता रहा हूँ और इनके ब्लॉग से भी करता रहा हूँ. अदनान भाई से तो मेरी बड़ी पुरानी वाकफियत है. I learn practically courses from Adnan भाई, so it's an honor to be with them. तो क्या आपको लगता है कि अब एक पैराडाइम शिफ्ट आया है सिंस एवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न एप्स, जो अभी मॉडर्न एप्स है, पावर प्लेटफॉर्म है, अब ये शेयरपॉइंट को वीकन कर रहा है या ये टोटल नया न्यू होराइजन की तरफ जा रहा है? क्योंकि पहले एक कॉन्सेप्ट था कि एक बेसिक लेवल ऑफ ऑटोमेशन जो था वो हम करते रहे हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर ये बड़ा ट्रेंड रहा है कि बेसिक लेवल ऑफ ऑटोमेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में स्पेशली वो नेंटेक्स के थ्रू या दूसरे जो फॉर्म्स मैनेजमेंट थे उसके जरिए बहुत हैवीली हुआ है. और अब रोबोटिक ऑटोमेशन एक नया सेपरेट डोमेन के तौर पे सामने आया, यूआई पाथ और बहुत सारी दूसरी फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स आउट देयर. तो आप क्या समझते हैं कि अब आने वाले दिनों में शेयरपॉइंट का मेजर रोल क्या रह जाएगा? हमेशा शेयरपॉइंट एक ऑक्टोपस की तरह काम करता रहा है मेरे लिए कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब. Yes, I think the word I should use is I remember one of my students who used the word tarantula. So SharePoint tarantula, he made a product something like that or a final project in his class. So yes. So लेकिन आप ये कह लो कि SharePoint का जो पिछले 3 या 4 साल में एक आपको इमेज बना था कि SharePoint will go to the back end. Reason was कि SharePoint को Microsoft ने कहा कि it will run behind Teams और Teams became the primary focus of collaboration, right? लेकिन जब आप देखो कि पिछले 2-3 साल में जितनी SharePoint पे इन्वेस्टमेंट हुई है और जितने फीचर इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसके बाद SharePoint at some point still active. कुछ इसका एक अपना रोल है. हर कोलैबोरेशन या आप कह लो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें हर टेक्नोलॉजी का अपना रोल है. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कल मैं एक कस्टमर से बात कर रहा था, उसने कहा कि हम लोग टीम्स यूज करते हैं अपना मेजर जो है कोलैबोरेशन के लिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, वो फाइल्स शेयर में है. अब वो फाइल्स उन्होंने they said we don't want to we want to share those files with external people, लेकिन हम लोग उन लोगों को अपने टीम पे नहीं लाना चाह रहे. We want to keep them to the SharePoint piece only. तो फिर यहाँ पे आप देखो कि SharePoint का रोल खत्म नहीं हुआ. फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार आप देखिए, आप ये 5000 फाइल्स हैं, इनको अपलोड करेंगे, but we need metadata around it. And then he mentioned, लेकिन देखिए कि मैंने ये सैंपल देखा है इंटरनेट पे, आप इस कॉलम को बगैर वैल्यू के दिखाने के मुझे उसमें इमेज दिखा दें और आप सारी वैल्यूज को इमेज की तरह दिखाएं. मैंने कोई भी वैल्यू देखनी है तो फॉर एग्जांपल वो कस्टमर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन वो एक आइकॉन दिखाना चाह रहा है, तो 10-12 तरह के वो आइकॉन्स हैं जो कि ऐड करना चाह रहे हैं. तो आप देखिए कि एज सून एज के यूजर्स को पता लगता है कि टेक्नोलॉजी में आप इंफॉर्मेशन को ऐसे दिखा सकते हैं, तो दे ट्राई टू लुक एट दैट. और आप देखें कि उस वक्त अब एक नई चीज जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई है, माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट. तो लिस्ट जो है वो SharePoint से आई है, राइट? बिहाइंड द सीन इज स्टिल SharePoint. सो यहाँ से आप देखो कि रोल इज नॉट गोना डन, इट्स गोना स्टे, बट टू सम एक्सटेंट इट विल गो अ लिटिल बिट बिहाइंड द सीन. लेकिन जब आप एंटरप्राइज एप्स की बात करते हैं और इम्प्लीमेंटिंग योर कस्टम फ्लोज, देन आपके पास वो 2 ऑप्शन है. या तो आप पावर एप्स को यूज कर लें. जब आप देखते हैं कि पावर एप्स की लिमिटेशन, क्योंकि मैं हैंड्स ऑन काम करता हूँ, पावर ऐप एक तरफ से पावर ऐप बना रहा हूँ, दूसरी तरफ से SPFX का वेब पार्ट बना रहा हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि कहाँ पे जाके
पावर एप्स लिमिटेड हो जाती और कहाँ पे जाके आपको शेयरपॉइंट फ्रेमवर्क वेब पार्ट या आप एक कस्टम सॉल्यूशन जो कि आप बनाते हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। तो closing, SharePoint will always be there सो यहाँ in पर one मैं form or the other. थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि जो कि मिडिल ईस्ट से मैंने भी कई प्रोजेक्ट्स पे कई कस्टमर के साथ काम किया है, तो वहाँ पर एक जो चीज़ थी ना कि हम लोग जिस तरह की डेवलपमेंट करते थे वो ब्रांडिंग रिलेटेड ज़्यादा थे, बिजनेस प्रोसेसेस होते थे वो आज भी हैं और अब यानी कि Mhm. टूल ज़्यादा एनहेंस आ गए हैं। लेकिन जो चीज़ जो चेंज मैंने ज़्यादा देखा है जो कि यूं उस वक्त इतना नहीं था कि डिजिटलाइजेशन तक ज़्यादा आने लगे लोग कि आप जितना भी कंटेंट है तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज पेपरलेस होती जा रही हैं और सारा का सारा कंटेंट डंप कर रहे हैं शेयरपॉइंट के अंदर। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है डॉक्यूमेंट की जो सर्च है, फिंगर टिप्स के ऊपर डॉक्यूमेंट आपको Okay. कहीं भी यानी कि किसी भी डिवाइस से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सच तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो एरियाज हैं, यानी कि नॉर्मली अगर हम देखा जाए पहले हम लोग प्रोजेक्ट यानी कि मुझे खुद याद है कि हम लोग प्रोजेक्ट लेने के लिए करते थे, यानी कि वो कि प्रोजेक्ट का आ जाए, जितना टाइम बढ़ जाए, कस्टमाइजेशन चीज़ें वेब पार्ट्स कुछ लगा दिए। Mhm. अब आउट ऑफ द बॉक्स इतनी चीज़ें मिल रही है कि कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है। अब बिजनेस टारगेट होता है कि क्या बिजनेस Yep. इंप्रूवमेंट यानी कि आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। खैर इस टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक एक चीज में एक आपने आपने जो बात की है उस पर एक टेक्नोलॉजी का नाम दे दूं, प्रोजेक्ट कोर्टेक्स। आप अगर आप में से कोई सुन रहा है और आप लोगों में देयर इज अ प्रोजेक्ट कि आपके पास ज्यादा डाटा है, उस डाटा को आपने टैग करना है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइल, प्रोजेक्ट कोर्टेक्स इज द वन। उसमें आप एआई को यूज करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रीव्यू चल रहा है, उसमें आप एआई को यूज करके प्रोजेक्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स का मेटा डाटा है उसको आप इंपोर्ट करते हैं, rather than कि आपके PowerShell स्क्रिप्ट लिखें जो कि Excel की वैल्यूज को यूज करे। इट यूजेस योर एक्चुअल डाटा जिसको आप मार्क करते हैं। तो उसमें जो फन पार्ट है कि आप अपना मेन डाटा को लेते हैं, अपने मेन जो आपके लेट्स से आपकी इनवॉइस है, आप इनवॉइस को एक AI बेस्ड इंजन में डालते हैं और उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैंने कहाँ से पिक करनी है। लाइक वो आप कह लें कि आप जो इनवॉइस आईडी का जो कॉलम है आपकी पिक्चर में या आपकी जो उसमें आप उसको एरिया को स्कैन करते हैं और जब आप उसको 10, 12 या 20 फाइल्स को ट्रेन करते हैं आप एआई इंजन को, फिर आप एआई इंजन को कहते हैं कि गो एंड फेच ऑल दीज फाइल्स फ्रॉम दिस लोकेशन। तो वो एआई इंजन इंपोर्ट के प्रोसेस के अंदर अंदर सारा मेटा डाटा उठा के आपकी लाइब्रेरी में डाल देता है। तो सोचे कि आपका कितना टाइम बचेगा। और आप मेरी एग्जांपल लें कि मैंने कल एक प्रोजेक्ट शुरू करना है जो कि 5000 फाइल्स का होगा, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग कोटेक्स। मुझे उनको कहना पड़ा कि आई विल एक्सपोर्ट ऑल द फाइल्स टू एक्सेल, आप उसमें कॉलम ऐड करेंगे एंड देन विल यूज पीएनपी पावरशेल टू एक्चुअली इंपोर्ट दोस फाइल्स इनटू शेयरपॉइंट। आई यूज दिस मेथड फॉर यूजिंग शेयरगेट फॉर कस्टमर। या श्योर। अच्छा अब मैं अब लेकिन आप देखिए एक्सेल को तो नहीं निकाल सकते ना, आपको मेटा डाटा तो किसी तरह डालना है ना। आई कैन आस्क देम टू स्कैन पीडीएफ्स, 5000 पीडीएफ्स। चल मैं रियाज को थोड़ा सा एंगेज करूं कि वो सुन रहा होगा हमें काफी देर से। रियाज नहीं मैं अदन इस पे बेसिकली मेरा सिंपल एक पॉइंट है कि फर्स्ट थिंग इज शेयर पॉइंट कहीं नहीं जा राइट। तो शेयर पॉइंट तो है बिकॉज इवन अगर आप बात करो कोलैबोरेशन टूल्स की जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, बिहाइंड द सीन्स टीम्स जो मेजरली शेयर पॉइंट की सर्विसेज यूज कर रहे हैं राइट, फॉर डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी और एवरीथिंग लाइक दैट। और स्पेशली अब जो सिचुएशन है लाइक इट ऑलमोस्ट एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम होम और घर से काम हो रहा है, ऑफिस में नहीं है, तो कोलैबोरेशन के लिए टूल्स ही यूज हो रहे हैं। टीम्स हो गया, स्काइप हो गया या शेयर पॉइंट हो गया, मतलब इससे डिफरेंट टूल्स यूज हो रहे हैं। तो ये सब चीजें अभी भी आपकी वहीं पर ही हैं एंड यू नीड दैट एक्चुअली मीडियम जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट शेयरिंग और ये सब कुछ कर सकें। ठीक है, ईमेल ठीक है, ईमेल इज वन ऑफ दोज, लेकिन टीम्स उसको रिड्यूस कर रहा है। लेकिन आपके जहाँ पे इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की बात आती है तो आपको कंटेंट कोलैबोरेशन सब चाहिए। जैसे कि मतलब उसामा ने और जेरी ने भी कहा कि हमें बेसिकली डॉक्यूमेंट का मेटाडेटा सर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आपकी बात आ गई ना, यूजर्स को एम्पावर कर रहे हो, बट ऑन द अदर साइड इज एज ए बिजनेस आपको उसके डेटा के लाइफ साइकिल भी तो देखने कि ये डेटा मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है और कितनी देर के लिए वैल्यूएबल है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपका सबसे जो मेजर चीज आ जाती है जिसमें है आपकी सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। हर कोई घर से ही काम कर रहा है, आपको उस डेटा की सिक्योरिटी है कि आप उस डेटा को कैसे क्लासीफाई कर रहे हो, कैसे प्रोटेक्ट करने लगे हुए हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसके डेटा के लाइफ साइकिल को कैसे मैनेज कर रहे हो राइट। तो ये सब चीजें बेसिकली अगेन शेयर पॉइंट में जैसा कि वर्जनिंग वगैरह और सब चीजें डिटेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट आप बेसिकली अपना माइक्रोसॉफ्ट के सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के जो सोल्यूशंस हैं, और ये भी एक बड़ा मेजर एरिया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है, जैसा जेरी ने कहा कि प्रोजेक्ट कोर्टेक्स है और दूसरे जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्च हो गई बैक एंड पे, ये सब एआई के जो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं
ये आपस में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जिस टाइम Yeah. पे ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है तो वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको बेसिकली सिंगल यूनिफाइड व्यू मिल रहा है कि आपका डेटा क्या है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, उसके बाद आपका सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या है और आपका रिस्क एक्सपोजर क्या है। अच्छा रियाज, चलें ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा एक और चीज़, थोड़ा आपसे एक चीज़ पूछनी है कि जी जी आई नो यू फॉर लास्ट 7 years आई थिंक और मोर। I remember that ये तुम ये at the start you were working on AD and Exchange side. So आज ये जो आपने the journey which you have taken towards compliance and these areas, can you give us an overview about that कि किस तरह शिफ्ट आया, क्या क्या चीजें कर रहे हैं और आजकल क्या यानी कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? श्योर। जिस तरह से मैं अगर स्टार्टिंग करूं कि मैं अपनी जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, ठीक है, बैक इन 2008 2009, तो फोकस वाज अगेन एट दैट टाइम ऑन प्रेमिसेस की चीज़ें थी, ठीक है। तो उस टाइम पे एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस, एक्सचेंज, बैक इन द डेज ओसीएस, उससे फिर लिंक हुआ, ठीक है, एंड अगेन स्काइप और टीम्स, ये नेम्स चेंज होते रहे। तो मैं इन चीज़ों पे मेजरली फोकस था, ठीक है। तो बैक इन 2010 मैंने ऑफिस 365 के ऊपर काम करना शुरू किया था जब बिल्कुल नया आया था। एक्चुअली नया नहीं, 3-4 साल हो गए थे, बट फ्रॉम पाकिस्तान मार्केट परस्पेक्टिव बिल्कुल ब्रांड न्यू था। और उस वक्त जो फोकस था इवन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट परस्पेक्टिव एज वेल फॉर 365, माइक्रोसॉफ्ट का यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेल बॉक्सेस 365 पर मूव करें और एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करें, विच इज़ लाइक एज पार्ट ऑफ द SaaS ऑफरिंग, ठीक है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की 365 की फंडिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर इंसेंटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन उठा के भी देखें तो 2010 से लेके 2015 तक माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी फंडिंग्स आती थी, मेजर फंडिंग्स थी ऑफिस 365 में एक्सचेंज माइग्रेशन के लिए। 2016 और 17 में माइक्रोसॉफ्ट ने फंडिंग्स बेसिकली एक्सचेंज से थोड़ी स्विच करके माइक्रोसॉफ्ट लेके आया था स्काइप और टीम्स के ऊपर। आई मीन उस पर स्काइप फॉर बिजनेस था और साथ में ऑफिस प्रो प्लस था। एंड देन उसके बाद बिकॉज राइट नाउ 365 में आपकी एक्सचेंज के पॉइंट से अगर मैं बात करूँ एक एज अ सर्विस, तो आपकी ऑलमोस्ट 40 to 60% ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी मूव कर चुकी हैं और दे ऑलरेडी हैव द प्लान टू मूव, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली अब माइक्रोसॉफ्ट का फोकस वही आ गया, जो एडिशनल जो सर्विसेज हैं, जिस तरह से जेरी भी बात कर रहे थे। शेयरपॉइंट ऑनलाइन की इनिशियली अडॉप्शन कम थी, इवन एज ए प्लेटफॉर्म बैक इन द डेज उसकी अडॉप्शन बहुत कम थी। शेयरपॉइंट के डिप्लॉयमेंट्स कुछ कह लें कि एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ थी, लेकिन अब शेयरपॉइंट एक मैंडेटरी टूल है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव, ठीक है। आपकी कंटेंट और कोलैबोरेशन जो है विदाउट शेयरपॉइंट कंप्लीट नहीं है, शेयरपॉइंट और टीम्स के बगैर। और मेरी जर्नी में क्योंकि मैं स्विच इसलिए किया बिकॉज अगेन एज यू नो कि मेरा फोकस एडी एक्सचेंज और इन चीज़ों के ऊपर था। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो एक चीज़ में लैक करता था, इवन अगर आप आज भी ऑर्गेनाइजेशन के सीजो से बात करें तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता चाहिए माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, एंड दे स्टिल रिमेंबर द डेज ऑफ विंडोज एक्सपी। ये सब कुछ डिप्लॉय करने के बाद भी विंडोज एक्सपी जो 2 मिनट के अंदर हैक हो जाती है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी में लैक करता था और माइक्रोसॉफ्ट का फॉर द पास्ट 4 to 5 years बहुत एग्रेसिवली माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पे। और उसमें अगेन माइक्रोसॉफ्ट की जो स्ट्रेटजी है उसके जो मैंने नोटिस की है उसमें यही है कि whoever is the best simply acquire that company, ठीक है। और उसको इनकॉर्पोरेट करो और उसको बेसिकली इनकॉर्पोरेट करने के बाद अपने प्रोसेसेस में उसकी ऑफरिंग अपने कस्टमर को दो, ठीक है। जिस तरह से मुझे आज भी याद है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ATP जस्ट एन एग्जांपल, जो कि आपका एंड पॉइंट का सोल्यूशन है फॉर सिक्योरिटी। इनिशियली आपको याद होगा कि मतलब ये एंड पॉइंट मैनेजर और ये सब सोल्यूशंस चलते थे, लेकिन डिफेंडर ATP में जो एक मेजर चीज जो कि आपकी थी इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट और जो कि आपकी AI बेस्ड डिटेक्शन जिसे एंड यूजर्स बिहेवियर एनालिटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये एक कैपेबिलिटी जो कि लैक करती थी। और मुझे आज भी याद है 2017 में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हेक्साडाइट के नाम से नाम था उनका, उन लोगों ने हमारी कंपनी को उसका डेमो दिया कि दिस इज हाउ आवर सॉल्यूशन वर्क्स और इंटरनल आपका किस तरह से वो डिटेक्ट करते हैं और ये सब कुछ। और उस डेमो के बाद वी वर टॉकिंग टू देम कि हम ठीक है कैसे आगे फर्दर लेके जा सकते हैं सब कुछ। और इन बिटवीन मतलब लिटरली विद इन अ वीक और 2 weeks अनाउंसमेंट आ गई कि दी हेक्साडाइट को माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया एंड दैट सॉल्यूशन इज नाउ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ATP, ठीक है। तो सिक्योरिटी में और दूसरा ये है कि अगर आप देखें ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, बिकॉज अगेन मैं 365 में अगर बात करूं तो अगर कोई एक्सचेंज के ऊपर फोकस्ड है या जिस तरह से मतलब दूसरी टेक्नोलॉजीज पर है, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत कंटेंट अवेलेबल है और उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज ने अपनी ऑलरेडी स्ट्रेटजी कर ली और वो मूव कर चुके हुए हैं। द फोकस इज अगर आपको इन सॉल्यूशंस की ट्रू वैल्यू चाहिए बेस्ड ऑन कि आपने क्या इन्वेस्ट किया और क्या आप उससे गेन कर रहे हो, तो उसमें
जो बिगेस्ट लैक है, और जेरी भी यहाँ पे एज ही सेड दैट वो डीएक्सी में काम करते हैं, डीएक्सी मुझे आइडिया है कि वो किस तरह लार्ज कस्टमर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपका जो प्रॉब्लम आती है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऑफिस 365 का E5 लाइसेंस एक्वायर कर लिया, बट मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, एक्सचेंज, वन ड्राइव, लेट्स से स्काइप और लिंक बेसिक इनेबल्ड है। उन लाइसेंसिंग और इन्वेस्टमेंट की जो रियल वैल्यू है जो माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रहा है, वो आपको सिक्योरिटी और कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसमें इसलिए मेरा जो शिफ्ट था, मैं अगेन इंडस्ट्री भी आपके सिक्योरिटी और कंप्लायंस के ऊपर बहुत फोकस हो रही है बेस्ड ऑन दी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जैसे मैं आज अभी पढ़ रहा था, 2-3 दिन पहले जर्मनी के अंदर एक हॉस्पिटल का भी हैक हुआ है, रैंसमवेयर अटैक हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली उस रैंसमवेयर अटैक की वजह से वहाँ पे एक पेशेंट की डेथ भी हुई है। तो सिक्योरिटी का बेसिकली आपकी रेगुलेशंस और आपकी जो कंप्लायंस पॉइंट ऑफ से इट्स रियली रियली कॉम्प्लेक्स। तो मैंने भी बेसिकली 2015 में अपना जो फोकस था एक्सचेंज से स्विच करके बेसिकली मैंने सिक्योरिटी कंप्लायंस पे किया था, और मैं मतलब तब से सिक्योरिटी कंप्लायंस पे काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। और तुम्हें आइडिया भी है कि काफ़ी एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए मैंने वो प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर किए हुए हैं, और मैं उसको लीड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच रियाज। मैं एक्चुअली लास्ट वीक पेपर पास भी किया क्लाउड सिक्योरिटी का, व्हिच इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम दैट आई अपीयर टू। So I will raise my hand here. एक क्वेश्चन रियाज आपके लिए। तो कुछ लोगों को आई थिंक कि हमारे पास मे भी कुछ यंग लोग आए हों जिन लोगों को शायद सिक्योरिटी और कंप्लायंस में डिफरेंस नजर ना आ या यू नो दे माइट हैव नॉट हैव स्टडीड के आपको पता है सिक्योरिटी कंप्लायंस बहुत एक प्रोसेस से गुजरा है और उसके बाद इवॉल्व हुआ है। बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड था, इवेंचुअली माइक्रोसॉफ्ट ने उसको लर्न किया और उसको इवेंचुअली एक जगह पे एक अम्ब्रेला में लेके आए। तो आप किस एरिया पे फोकस करते हो? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप एक्सचेंज में जो आपका फॉर एग्जांपल हाइपरलिंक प्रोटेक्शन है या मे बी आई एम नॉट यूजिंग द राइट कीवर्ड्स, जो कि आपको मैं एज ए एंड यूजर आपको बताऊं कि अगर आपको ईमेल में एक फिशिंग ईमेल में लिंक आता है तो वो लिंक को डिटेक्ट करता है, बैकएंड पे चेक करता है कि ये लिंक स्पैम है या ये लिंक फिशिंग है। या आप सिक्योरिटी जो कि काम करती है कि आपको जो ईमेल्स आ रहे हैं वो कहाँ से यू नो डोमेन कहाँ से इनिशिएट होती है, अगर वो डोमेन कोई ब्लैक लिस्टेड है तो वो वहीं से पकड़ ले। और ऑन द अदर हैंड कंप्लायंस वेयर आप कहते हो कि मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ईमेल आ रहा है या एक डॉक्यूमेंट है, उसको टैग करना है या लेबल करना है, तो आप इसका डिफरेंस जरा बता दें कि इनका बेसिकली इन दो टेक्नोलॉजीज में क्या फर्क है? अच्छा, इनमें या फर्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी के पॉइंट से जब मैं काम कर रहा होता हूँ कस्टमर्स के साथ भी, मैं फर्स्ट इज सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह पे हेल्प कर रहा होता हूँ, एंड देन अगेन डेफिनेटली जब आपने सिक्योरिटी पॉलिसीज डिफाइन की हैं उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसीज और सिक्योरिटी कंट्रोल्स की इम्प्लीमेंटेशन है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आपने एग्जांपल दी कि ईमेल के अंदर लेट्स से एक फिशिंग का यूआरएल आया है या ईमेल के अंदर कोई मैलवेयर अटैच करके भेज दिया, ठीक है। सिक्योरिटी पॉलिसीज के अंदर डिफाइन ये होगा कि जिनकी प्रोटेक्शन करनी है और उसको सिक्योर करना है सो दैट ये चीज़ एंड यूजर को डिलीवर ना हो सके। अब उस सिक्योरिटी पॉलिसी को बेसिकली मीट करने के लिए यू नीड टू हैव अ कंट्रोल इन प्लेस, ठीक है। और वो कंट्रोल जो है बेसिकली आपके ईओपी है, ऑफिस 365 एटीपी का सोल्यूशन है, और थर्ड पार्टी सोल्यूशन प्रूफ पॉइंट हो गया, आयरन पोर्ट हो गया, डिफरेंट सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। ये है सिक्योरिटी साइड जहाँ पे आप बेसिकली सिक्योर कर रहे हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग द कंट्रोल्स, ठीक है। और वो कंट्रोल्स कुछ भी कंप्लायंस बेसिकली है कि दो तरह की कंप्लायंस है बेसिकली। फर्स्ट इज के आप किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज की अपनी रेगुलेशंस है, ठीक है। जिस तरह से हिपा की है कि यदि आपके प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है वो आपने प्रोटेक्ट करनी है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंप्लायंस में बेसिकली इट्स अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और उन स्टैंडर्ड्स को बेसिकली आपने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, एंड दैट्स मैंडेटरी फॉर यू इफ यू आर इन दैट इंडस्ट्री। और अब वो जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके इंडस्ट्री बेस्ड भी हो सकते हैं, वो स्टैंडर्ड्स बेसिकली आपके लोकेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क के अंदर जो अगर कोई भी कंपनी हो, सॉरी गो अहेड सुमा। नहीं प्लीज आप कंप्लीट कीजिए, मुझे लगा कि आपने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, न्यूयॉर्क के अंदर बेसिकली सर एग्जांपल है कि लोकेशन बेस्ड की मैं देने लगा। न्यूयॉर्क में अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, योर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको बेसिकली एनडीएफएसवाई की बेसिकली कंप्लायंस फॉलो करना मैंडेटरी है। अब वो बेसिकली सर यूएस बेस्ड है, इट्स नॉट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। बट अगेन लोकेशन बेस्ड आपकी भी है, जिस तरह से जर्मनी के अंदर लॉ है कि उनका डेटा आउटसाइड ऑफ द जर्मनी प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा, मैं यहाँ Thank दो you. चीजें मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। समा एक मिनट थोड़ा जिस सा देना क्योंकि yes, हमारे yes. पास टाइम यानी कि 20 मिनट है,
मैंने अभी आपको अच्छा टॉपिक को भी इंगेज करना है, हम लोग आगे वापस इन टॉपिक से दोबारा आते हैं। तो सामा मुझे पहले ये Sure. बताएं कि जो है आई नो यू दैट कि तुमने स्टार्ट जो किया था वो क्या डॉट नेट पर और शेयरपॉइंट पर काम करते हुए, ठीक है, डॉट नेट और आज क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, क्या कर रही है, इनकी क्या जर्नी रही है, इसके बारे में थोड़ा सा इनकी डिटेल बताएं ताकि हम ओवरव्यू तक पता चले कि जो रनिंग मेरा जो कंपनी। स्टार्ट रहा मेरा जो करियर का स्टार्ट रहा था वो रहा था parkwheels.com से। शायद आप में से कभी किसी ने देखा हो, एक पाकिस्तान का पोर्टल है वहाँ ऑटोमोबाइल्स के हवाले से। एंड और ये स्टार्ट हुआ था, आई वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने पोर्टल स्टार्ट किया था। तो ये द 3 गाइस हु बिल्ट दैट parkwheels.com टुगेदर। एंड आई बिकॉज़ उस टाइम पे मुझे काफी शौक था प्रोग्रामिंग का, और आई डोंट हैव अ प्लेग्राउंड, सो आई कैन प्ले विद HTML एंड डायनामिक HTML and then it will drive me to .NET path. फिर उसके बाद सिल्वरलाइट आया। सिल्वरलाइट में मैंने बड़ी दिल लगा के एक काम किया ना। वो वेरी फॉर्चुनेट कि मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स में पाया, और कुछ मैंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करे, इससे मुझे बहुत अच्छी लर्निंग हुई और बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। बट सिल्वरलाइट इवेंचुअली वो मुझे फील हो गया था कि एक टाइम पे कि स्पेशली बिटवीन 2009 एंड 10 कि वो आगे नहीं जा रहा। HTML5 वाज द थिंग, द नेक्स्ट जनरेशन वी आर लुकिंग फॉर। और एट द सेम टाइम आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इनटू SharePoint। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में SharePoint इम्प्लीमेंटेड था, मैं डेवलपर बैकग्राउंड से था, एंड वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ इंटीग्रेशन विद SharePoint एट दैट टाइम। तो मेरा इनिशियल रोल जो था वो इंटीग्रेशन का था इंटरप्राइज के अंदर, और उसके अंदर हमें 48 डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना था, और हमारी प्रोडक्ट थी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो एक टोटली डिफरेंट डोमेन था, डिफरेंट डेटाबेसेस थे, तो उधर अच्छा रहा। और उसके बाद SharePoint पे मैं काफ़ी आगे आता। फिर मैं एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली थी, उनकी कुछ प्रोडक्ट्स थी जो कि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस थे SharePoint के लिए, से स्पेसिफिक फ्रेंच इंडस्ट्री के लिए। तो वो कुछ उसमें रेगुलरिटी भी थी, उसमें कंप्लायंस की भी चीज़ें थी, ऑटोमेशन भी था। वो मौका मिला, और वहाँ से फिर जर्नी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ, और मेरा फोकस शुरू से थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की साइड था, प्लान भी यही था। सो फिर मैंने अपना एक स्टार्टअप किया एवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज के नाम से दुबई में। और उसके बाद फिर मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 ऑफिसेज हैं, और मैं एक छोटी सी टीम रन करता हूँ। हमारे पास टीम जो है वो मैन पावर ऑफ 21 की है, और हम रीजनली गोल्ड पार्टनर भी हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के 2 कंट्रीज में। और हम कोशिश कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री से फोकस शिफ्ट करके अपना प्रोडक्ट इंडस्ट्री की तरफ आए, और यही ये जर्नी है। बट आज भी मैं बाय हार्ट एक एंटरप्राइज डेवलपर के तौर पर अपने आप को देखता हूँ, और उसी तरफ लर्निंग कोशिश करता हूँ। मेरा आज भी इंटरेस्ट डेटा में और डेवलपमेंट में ज़्यादा है, आर्किटेक्चर डिजाइन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर। बट आई बीन एंगेज अ लॉट्स ऑफ टाइम। अभी हम रिसेंटली फिलन पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। अभी हम स्पेशली स्वानसी DVLA का हमने माइग्रेशन की है। तो वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द डेवलपमेंट साइड। और एक सवाल जरूर पूछूंगा बीच में रजी भाई से कि रजा से कि ये, और जेरी भी अगर भाई इसमें बता पाए तो रियली अप्रिशिएटेड कि जो कंप्लायंस और सिक्योरिटी के कंसोल्स हैं, इसमें तो एक KTP है, आपके पास थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है, और एक साइड पर आपके पास Azure है। ये 2 डिफरेंट वर्कलोड्स हैं, 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं, और ये दोनों को रिलेट होते हैं। और मतलब इनफैक्ट जो ऑन प्रीमिसेस वर्जन ऑफ SharePoint भी कुछ लोगों के पास है, मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं वॉल सबस्टा, मेरे पास कुछ वॉल स्ट्रीट के अंदर है कि जिनके पास स्टिल उनकी कुछ डेटा रेजिडेंसी इश्यूज की वजह से उनके पास अभी भी ऑन प्रीमिसेस हैगा मौजूद है, और दे आर यूजिंग हेवीली ऑन Office 365, बट स्टिल दे हैव सम पीस आउट देयर। तो ये 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स को कैसे साथ लेके चलते हैं, जैसे सर्च क्लैश करता है, कंप्लायंस क्रैश करता है, तब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। आई ऑलवेज लुकिंग फॉर द एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शन कि कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें कंप्लायंस और सिक्योरिटी स्पेशली ये यूनिफाइड होकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, या ये लोग कर रहे हैं एक्सपर्ट्स हैं, हाउ दे आर हैंडलिंग दिस स्टफ, अगर कोई बता पाए। थैंक यू। इसमें बेसिकली उसामा ये सिचुएशन नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तकरीबन मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है फाइनेंशियल साइड पर, ठीक है, आपको ये सिचुएशन ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आती है, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट फ्रॉम ए कंप्लायंस पर्सपेक्टिव, ठीक है, जो चीज़ बेसिकली अगेन बात ये है कि कंप्लायंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि यार उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर 1, और वो तकरीबन दिन में 10 दफ़ा चेंज होती है, ठीक है। तो अगेन एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बेसिकली कंप्लायंस फॉलो करें तो आपकी 1-2 कंप्लायंस भी आके मिनिमम 5-6-7 स्टैंडर्ड्स जो कि फॉलो करने होते हैं। और एज ए इंडिविजुअल कंप्लायंस मैनेजर या मतलब इवन अ टीम ऑफ 5 और 6, मैं दिन में 1000 पेजेस की जो एक कंप्लायंस है, उस 7 डिफरेंट कंप्लायंस के मैं 7000 पेजेस नहीं पढ़ सकता कि देखूं कहाँ पे लाइन चेंज हुई है, ठीक है। तो द बेस्ट पार्ट फ्रॉम लाइक 365 पर्सपेक्टिव जो कि मैंने मतलब इवन ऑन द एज़्योर साइड एज वेल,
जो मैंने लर्न किया, जिसको मैं लेवरेज करता हूँ विद द कस्टमर, इज आपको बेसिकली वहाँ पर प्री डिफाइंड जो है चेक्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और मैंने लिटरली कई कस्टमर्स के साथ ऐसा काम भी किया हुआ है कि वे दे वर लाइक के हमें हमारे फाइनेंशियल ऑडिट के लिए आपकी सर्विसेज चाहिए फॉर 365, ठीक है। और 365 की फाइनेंशियल ऑडिट्स करवा दिए हैं, और उन ऑडिट्स के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे क्या निकलता है कि यार ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं बट कैसे प्रूव करें, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जो कि हैं बेसिकली वो अपने ऑडिट टीम को रिस्पॉन्स ये होता है जी हम 365 यूज कर रहे हैं या हम लोग एजर यूज कर रहे हैं एंड इट्स कंप्लायंट, हियर इज द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन। और उनको पहली एजुकेशन यही होती है कि यार इसमें दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं एक है माइक्रोसॉफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम ए इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस स्टैंड पॉइंट, और एक है आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेटा। इट डजंट मैटर कि आपका डेटा 365 में है, एजर में है या किसी भी क्लाउड में है, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो डेटा लीक होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, चाहे वो क्लाउड प्रोवाइडर की वजह से लीक हुआ है या आपकी वजह से लीक हुआ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। तो उस पे बेसिकली मैंने मतलब मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा और जो जर्नी रही जिसपे मैं बहुत बेनिफिशियल रही चीज़ कि मैंने कुछ कस्टमर के साथ 365 कॉम्प्लायंस मैनेजर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, बड़ा हैवीली यूज़ किया हुआ है। और उसके अंदर बेनिफिट ये हुआ कि जब 365 को फुली कंप्लाइंट किया गया, क्योंकि 365 कॉम्प्लायंस मैनेजर का बेस्ट पार्ट ये कि उसमें वो बेसिकली आपको स्कोर सिस्टम देता है, ठीक है। स्कोर सिस्टम में आपको बेनिफिट ये है कि सब कंट्रोल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, प्री डिफाइंड है, एंड यू एक्चुअली नीड टू सबमिट द इंफॉर्मेशन कि यार ये कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है, लाइक कब इम्प्लीमेंट हुआ, टेस्टिंग कब हुई, सक्सेसफुल था, फेलियर था, डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो आप बेसिकली वो कंप्लायंस मैनेजर को मैं यूज करते हुए आपको एज ए टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर जिसने कंप्लायंस इंप्लीमेंट करनी है, आपको वो 1000 सफ़ों की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट यू डू इज आप सिंपली क्या करते हैं, मैंने ये सारा इंप्लीमेंट किया, नाउ माइक्रोसॉफ्ट इज ट्रैकिंग द कंप्लायंस फॉर मी। अगर कंप्लायंस साइड पर, ठीक है, एज ए कंप्लायंस के रेगुलेशंस में कोई चेंजेस हुई हैं, वो चेंजेस मेरे पोर्टल पर भी रिफ्लेक्ट होंगी एंड ऑटोमेटिकली मेरी जो कंप्लायंस थी, लेट्स से 100% कंप्लायंस थी, वो ऑटोमेटिकली 99% पर आ गई, या जो भी परसेंटेज हुआ डाउनग्रेड हो गया। और जो डाउनग्रेड हुआ आई जस्ट नीड टू लुक एट के यार अच्छा कौन सा नया कंट्रोल है या कौन सा कंट्रोल है जो कि मेरा इम्प्लीमेंटेड नहीं है एज पर द न्यू रिक्वायरमेंट, और उसी बेसिकली आप उसको उठा के आप उसको फर्स्ट ऑफ मतलब इम्प्लीमेंट करें 365 वगैरह में, और उसको उसी तरह से आप ना रेप्लिकेट करें अपने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर। मैंने मतलब मेरा लास्ट ईयर मेरी एक मेजर कस्टमर फाइनेंशियल कस्टमर के साथ एक एंगेजमेंट थी। उस एंगेजमेंट में हम लोगों को NDFSY की कंप्लायंस करनी थी। लिटरली मैंने जो मतलब कंप्लायंस की डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल करके NDFSY वालों को दी थी, उसके अंदर ऑलमोस्ट 9000 पेजेस की बुक्स थी, उनके सिक्योरिटी पॉलिसीज, सिक्योरिटी कंट्रोल्स। उस कस्टमर के साथ अदनान ने भी मेरे साथ काम किया हुआ है ऑन द शेयर पॉइंट, ठीक है, और उस पे लिटरली हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में 9000 पेजेस के करीब के प्रिंट आउट है, और वो कंप्लायंस कमेटी करना था। So, और ये हेक्टिक है। सर रियाज, मुझे शाकिर की तरफ जंप इन करना है क्योंकि वो काफी देर से हम सबको बर्दाश्त कर रहा है। जी बिल्कुल। हाय शाकिर। शाकिर भाई क्या हाल है, ठीक है? बैक है। शाकिर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्विकली बिकॉज़ हम लोगों के पास टोटल 15 मिनट्स हैं, कुछ और चीजें हमने डिस्कस करनी है, और फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे भी बता दूंगा, बिकॉज़ आई नो कि आपने जो है इन्फोपाथ पे काम किया है, वर्कफ्लोज पे काम किया है शेयरपॉइंट के अंदर रहते हुए, एंड नाउ यू आर वर्किंग ऑन पावर एप्स एंड पावर ऑटोमेट। तो ये जो शिफ्ट आया है जो आपने देखा है, इसको किस तरह देख रहे हैं और कितनी इनकी एफर्ट रिक्वायर्ड है अगर मुझे इन्फोपाथ से पावर ऐप में जाना है? कोई ऑटोमेशन अवेलेबल है या मैनुअल है सारा? फर्स्ट give us about overview and intro about yourself and then this question. Okay, so मेरा नाम शाकिर है. I think majority of you guys knows me, but again let me introduce myself. So I started my career around 2006-7 as a ASP.NET developer, and after 6 months or 1 year, I shifted into SharePoint. From there onward, I worked solely on SharePoint and related technology. And I built up my career from developer to senior developer, and then senior consultant, and then project manager, then technical lead, and now from last 4 years I'm in Sydney, Australia, and I'm currently working with Insist. It's an Optus company, and Optus is a telecom, is one of the biggest telecom company over in Australia.
So I'm working in INSEE, which is part of Optus. So this is bit of like a very quick introduction about me. ओके तो दूसरा जो क्वेश्चन है भाई सवाल ये है इसका बेसिकली इसका आप दो तरीके से देख सकते हो। एक तो उस तरीके से देख सकते हो कि जो बच्चे पहले शुभ देगा हाँ कि इन्फोपाथ और पावर ऐप का कितना डिफरेंस है हाँ वही इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये है कि जो लोग पुराने इन्फोपाथ और दूसरे आईएसवी के साथ काम कर रहे थे या लाइक निंटेक्स के वर्कफ्लोज और निंटेक्स के फॉर्म्स और इन्फोपाथ के फॉर्म्स वगैरह। तो इन्फोपाथ और इसमें काफ़ी बड़ा शिफ्ट है। अगर आप इसको देखो तो इन्फोपाथ काफ़ी पुरानी हो चुकी है टेक्नोलॉजी और पावर एप्स वगैरह काफ़ी नए हैं और तो इसमें काफ़ी पावर एप्स काफ़ी पावरफुल है। जो इनको पावर प्लेटफॉर्म कहते हैं इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल and it's only focusing on the power user or the guys who doesn't know about the coding and all those stuff, so they can like low code. That's it, bottom line, no code. Just start application, start your browser. You don't require anything, कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राउजर ओपन करो, बस बनाना शुरू करो और पब्लिश करो और डिप्लॉय करो और बस दैट्स इट। हम यूजर यूज करेगा और उसमें बेतहाशा कंट्रोल्स हैं, बेतहाशा चीज़ें हैं। इसको बेसिकली इसका सबसे जो मेजर एडवांटेज हुआ है अगर आप इसको देखो तो जो डायनेमिक्स की जो कम्युनिटी थी वो उसने ग्रैब किया है और पावर ऐप माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बहुत अच्छा उसके साथ लेके चला है। पावर ऐप और पावर ऑटोमेट को अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखो तो आपको ऐसा लगता है कि ड्राइव हुआ है डायनेमिक्स से, मगर उन्होंने इसको किस तरह से दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ लेके गए हैं पावर एप्स, यानी कि आप पावर ऑटोमेट को उन्होंने जैसे अभी आपने देखा और हमारी लास्ट डिस्कशन में भी थी मेरी और यासिर की, तो शेयरपॉइंट वर्कफ्लो 2010 और 2013 2010 तो एंड ऑफ लाइफ ऑलमोस्ट जा चुके, 2013 भी वो एंड ऑफ लाइफ जाएंगे। तो उनका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है पावर ऑटोमेट का। तो अभी जो मार्केट में डिस्कशन चल रही है वो ये चल रही है कि भाई क्या इसके लाइसेंसिंग है, कितने हम यूज़ कर सकते हैं और कितने हम कितने हम एक्शन यूज़ कर सकते हैं, एक्शन के लिहाज से लाइसेंसिंग है या नहीं है। मैं लाइसेंसिंग का बंदा नहीं हूँ तो मुझे कुछ इतना ज़्यादा अच्छा पता नहीं है, मगर यह है कि जो पावर ऑटोमेट और पावर एप्स है और इवन अगर आप इसको दूसरी चीज़ों में अगर आप इवन पावर यानी कि वर्चुअल एजेंट्स पे चले जाएँ और पावर BI पे चले जाएँ तो ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने यानी कि हमारे डेवलपर की लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरे में डाला है इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो ऑन द फ्लाई हो रही है। हाँ जी, एक चीज शाकिर भाई चाहूंगा मैं कि कौन से एरियाज हैं आपने माशाल्लाह से पावर फ्लो पे आप काफी काम कर रहे हैं, पावर ऑटोमेट पे, तो फ्लो ऑटोमेट दे चेंज ऑल द टाइम द नेम्स, तो इसमें कौन से एरियाज ऐसे लगे कि जब आपने कोई माइग्रेशन करी या कोई भी आपने एक स्टैंडर्ड वर्कफ्लो जो था जो कि हम नेंटेक्स से लेके आ रहे थे या हम कोई 2010 से लेके आ रहे थे जिसको हमने वर्कफ्लो से, बिकॉज नॉर्मली जो वर्कफ्लो पास्ट में भी उसमें कोई बहुत इंटरेक्टिव फॉर्म्स हमारे पास नहीं थे पास्ट में भी, तो बट अब जो हम वर्कफ्लोस माइग्रेट कर रहे हैं या कोई बिजनेस प्रोसेस माइग्रेट कर रहे हैं उसमें कोई एक ऐसा कोई एरिया आपको देखा जो कि रियली पेन पॉइंट हो, जो लर्निंग के लिए एक अच्छा एरिया जो आप कोई चीज बताना चाहें इसमें देखो बहुत सारी इसमें एक चीज़ है जो मैं क्विकली रैप अप करूंगा कि बेसिकली क्या है कि जब हम लोग मिडिल ईस्ट के लिए काम कर रहे थे, मैं अगर मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस दूँ तो हमारे पास फॉर्म्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होते थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेस लॉजिक लगी हुई होती थी। और लेटली जो निंटेक्स ने बहुत अच्छा काम किया फॉर्म्स के अंदर, अगर आप उसको देखें, अगर आप शेयरपॉइंट के डोमेन के अंदर देखें कि आप टास्क फॉर्म्स और वो सारी चीज़ें, तो उसमें बहुत सारे आप अपने जो है ना उसके अंदर सेक्शन ऐड रख सकते थे और बहुत अच्छे फॉर्म बना सकते थे। मगर अगर आप अभी देखें माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ टास्क से बाहर जा रहा है और वर्कफ्लो हिस्ट्री से बाहर जा रहा है, तो जो अभी जो करंट सिनेरियो ये चल रहा है कि लोग जो है वो लोग शिफ्ट तो कर रहे हैं, इसलिए कि 2010 बंद हो गया, 2013 में बंद होने वाला है, मगर लोगों यानी कि जो कंपनीज को अपनी हमको उनको ब्रीफ करना पड़ रहा है कि भाई आपने टास्क यूज़ ही नहीं करना, इसलिए कि हम 10 साल से 12 साल से हम जो टास्क और हिस्ट्री लिस्ट को यूज़ कर रहे थे, तो लोगों की आदत बन गई थी भाई टास्क ऐसे टास्क बनेगा, यूज़र को असाइन होगा, फिर यूज़र को चीज़ें नजर आएंगी, हिस्ट्री बनेगी तो ये बनेगा। अब हमने बोलने नहीं भाई, हमने इसको किल कर दो, अब इसको किल कर दो, इसकी जगह कुछ और यूज़ कर लो, प्लानर टास्क यूज़ कर लो, कुछ और यूज़ कर लो, मगर इसको किल कर दो। मगर जो प्रोसेस है किल होने का
वो बहुत बड़ा एक्सटेंसिव है। अगर हम देखें जो अगर कंपनी जो 10 साल से यूज़ कर रही है और एक ही फॉर्म यूज़ कर रही है और एक ही तरह का लेआउट यूज़ कर रही है और सब यूज़ कर रही है कि हाँ भाई उसको मेन पेज में अपनी सब चीज़ें नज़र आती है, फिर वो टास्क पे जाता है, फिर ये चाहता है, तो उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो पूरा आपका जो शेयर पॉइंट का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से आपने बिल्ड किया हुआ है अपना इंटरनेट को, वो उसको ऑल ऑफ अ सडन उसको रिविजिट करना पड़ रहा है लोगों को। और इसमें बहुत सारे लोग जंप इन की है। हमारे पास रेगुलर ईमेल आ रही है निंटेक्स की तरफ से और क्लाइंट की तरफ से कि निंटेक्स उनको अप्रोच कर रहा है, दूसरी कंपनी भी अप्रोच कर रही है जो लोग ने वर्कफ्लो के सोल्यूशन लगाए हुए थे। यहाँ पर इस तरह चीज़ें हैं। हाँ जी। मिडली सेंस जो कि जब हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने नए सॉल्यूशंस को, हमने एक टाइम पे जो है वो काफी कोलैबोरेट किया नेटेक्स के साथ और नेटेक्स ऑप्ट कर गए तो 8 आउट ऑफ 10 कस्टमर्स जो है ना वो यूज करते हैं नेटेक्स Sama, और उनका बड़ा अच्छा Sama, your voice is equal. एकदम नहीं। I think you're getting a loop Is it from better you. now? Yes. प्लीज आप कंटिन्यू रहिए। मैं उसामा का सवाल समझ गया, तो अच्छा या प्लीज फिर अब कंटिन्यू, आप हाँ लोग कंटिन्यू रखें। नहीं, मैं उसामा का सवाल समझ गया। उसामा के कहने का मकसद ये था कि मिडिल ईस्ट में निंटेक्स उतना हैवीली यूज हो रहा है, तो आप उसको यानी कि वो लोग कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे इस पे आते हुए। तो अगेन निंटेक्स तो कहीं नहीं जा रहा, निंटेक्स अभी भी तक वही है, निंटेक्स ऑफर कर रहा है चीज़ों को और निंटेक्स अपने प्रॉपर वो भी दे रहा है कि आपने किस तरह से, अगर आपको 2010 से अगर आप मूव करना चाह रहे हैं निंटेक्स पे तो आप कैसे कर सकते हैं, तो उनकी पूरी गाइडलाइंस है कैसे मूव कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि भाई आपने निंटेक्स पे रहना है या फिर आपने पावर एप्स पे जाना है। अगर इवन के इसके जो डिफरेंट जो मॉडल है, प्राइसिंग प्लान्स हैं, उसको भी रिविजिट करना पड़ेगा इवन माइक्रोसॉफ्ट को भी कि वो किस तरह से यानी कि बना सके कि किस तरह से लिमिट लाइक। हाँ बताओ। वो ये था कि रज़ा भाई ने भी जो है वो थोड़ा पहले कहा था कि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एंटरप्राइज एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और दे गेट नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गेट द G5 लाइसेंस जो इक्विवेलेंट है E5 के, और एंटरप्राइजेस जो है जो बड़ी एंटरप्राइजेस हैं वो E5 लाइसेंस एक्वायर कर रही हैं, उनको काफी कुछ उसमें मिल जाता है। वी आर सेलिंग एक्चुअली, तो हमें पिच करने के लिए आसान होता है, हमें सेल करने के लिए आसान होता है इंटरनली भी। तो अब वो हमसे ले तो लेते हैं पर उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ईमेल होता है, टीम्स होता है, बेसिक शेयर पॉइंट होता है, बट वो स्लोली उनके आर्किटेक्ट्स या थर्ड पार्टी कंपनीज उनको बताना शुरू करती है कि यू हैव फ्लो, you have Microsoft Automate, you have Power Apps, you have Power BI, why you're not using it and why you're paying for same thing। तो अदर साइड पर अगर आप जाते हैं तो एक एवरेज अप्रोक्सीमेशन जो है वो $10,000 to $30,000 जाता है मेरा Nintex का लाइसेंस, अगर मैं कुछ बेसिक यूजर्स पे भी जाता हूँ। तो मुझे अक्सर बेशतर मेरे कस्टमर्स कहते हैं why should we use Nintex and why we cannot use out here। तो वो एक कंपैरिजन हम ड्रॉ करना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में आप लोग की जो प्रैक्टिसेस है माशाल्लाह तो ऑल अक्रॉस द ग्लोब है, तो आप लोग को वो भी ये शायद चैलेंजेस आ रहे हो। समझ नहीं इस टॉपिक को ना हाँ, मेरे ख्याल में ये जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है ये हम लोग किसी और टॉपिक किसी उसमें ना हम लोग इसको डिस्कस करते हैं श्योर क्योंकि थोड़ा सा ये श्योर रैप अप की तरफ जाना है। अच्छा अब मुझे ना हाँ, सबसे 2 वर्ड्स रिक्वायर्ड है इसके ऊपर जो क्योंकि अभी इग्नाइट नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो आपका क्या है नहीं कि जो भी सुन रहा हो या जो भी जो न्यू कमर है इंडस्ट्री में ऑलरेडी प्रोफेशनल है तो वो इग्नाइट क्यों ज्वाइन करें। सेकेंडली ये कि व्हाट यू विल बी लुकिंग ऑन दिस एडवाइस, यानी कौन सी टेक्नोलॉजीज को आप फोकस करेंगे इस इग्नाइट के ऊपर। चलो यासिर मैं यासिर हाँ। So Ignite में जो मेरा focus होगा वो specifically I think number one, it's hard, very hard to pick out one area. लेकिन ये है कि मेरा जो main focus of course will Power Automate और Power Apps है। उसके बाद जो मॉडर्न शेयर पॉइंट या आप कह लो शेयर पॉइंट में जो इम्प्रूवमेंट हुई हैं, माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट एक एरिया है जिसमें मैं देखूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट का आगे विजन क्या है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर की जो हमारी MVP समिट होगी वो बड़ी स्पेशल होगी क्योंकि हमें लास्ट ईयर हमें ये आइडिया नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट वगैरह आएंगी और इसको रिप्लेस करेंगी। और थर्ड ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एरिया जो है उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही है मैं उनकी तरफ देखूंगा। तो मेरा जो सेशन बिल्डर होगा वो मोस्टली इन 3 एरिया पे होगा। आई थिंक टॉप पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और पावर ऑटोमेट और सेकंड या थर्ड पे शेयर पॉइंट और पावर एप्स। सो रियाज
मेरे पर्सपेक्टिव से बेसिकली मैं इस साल जो इग्नाइट है मेरा फोकस जीआरसी के ऊपर है, लाइक गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। तो बिकॉज आजकल ये एक बड़ा मेजर ना फ्रॉम अगेन ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव बहुत मेजर इश्यूज है कि आप SaaS एप्लीकेशंस ले रहे हो, शैडो आईटी है, और आपके पास गवर्नेंस का कोई मॉडल नहीं है। क्या कैसे फोरकास्ट करो? बिकॉज प्रीवियसली क्या होता था कि 100 यूजर्स हैं तो यहाँ 1000 यूजर्स हैं, मैंने एंटरप्राइज एग्रीमेंट माइक्रोसॉफ्ट के साथ कर लिया एंड आई नो आई एम फुली कवर्ड। राइट नाउ डे बाय डे माइक्रोसॉफ्ट इवन आपके एग्जिस्टिंग लाइसेंसिंग स्वीट के अंदर नई प्रोडक्ट्स ऐड कर देता है कि इट्स अवेलेबल टू यू। सो जीआरसी जो कि मेरा मेन फोकस है, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, मैं इस साल इग्नाइट पे बेसिकली उसको देख रहा हूँ, और प्लस उसके साथ एजर की सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, और जो हमारी जो कम्युनिटी है उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि यार ये इस इग्नाइट के लिए लाजमी रजिस्टर करें। देखिए पैंडेमिक की वजह से ठीक है कुछ चीज़ों का डाउनफॉल हुआ, कुछ चीज़ों में मसले आए, लेकिन सारा जो पॉजिटिव साइड है, जैसे एन एग्जांपल ये एक इग्नाइट फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन ये तकरीबन $5,000 से $6,000 का आपका एक्सपेंस है। ठीक है, जिसमें आपका ट्रैवल, आपके इग्नाइट की टिकट जो कि $2,200 की है, और आपका वहाँ पे रहना, खाना पीना सब कुछ तकरीबन $5,000 से $6,000 ऑन एवरेज एक्सपेंस है। इस साल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया जाए और इसके लिए रजिस्टर किया जाए। और इसमें बेसिकली आपको लर्निंग के लिए अगेन इफ यू लुकिंग फॉर अ न्यू करियर पाथ, चाहे वो 365 है, एजर है, डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी है, आपको उन सब सोल्यूशन एरियाज के ऊपर लर्निंग का मौका मिलेगा। एक मैं टिप आप ऐड कर दूं जो कि फ्रेश लोगों के लिए, कि आप जब कोई भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज आप उसको 1x स्पीड पे मत देखा करें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर आप वीडियो देख रहे हैं और 1x पे चल रही है तो इवेंचुअली आफ्टर 25 मिनट्स आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को जब भी आप यूट्यूब पे आप स्टडी कर रहे हो या आप अगर इग्नाइट की वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसको 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देखें। उससे क्या होगा कि आप जब वो प्रेजेंटर बोल रहा होगा थोड़ा तेज बोलेगा, और उससे क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन बरकरार रहेगी, आप क्योंकि उसको सुनने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप लगे कि आप मिस कर रहे हैं तो आप उसको पॉज करके वापस जाएं, उसको दोबारा सुने। और आप ये कोई जस्ट लाइक रियाज ने कहा कि ये इग्नाइट बहुत अच्छा मौका है आपकी स्किल को इम्प्रूव करने का। अगेन कोई भी वीडियो आपका अच्छा मौका है, आप किसी भी वीडियो को देखें तो यही होगा। देखिए इग्नाइट पे जो मटेरियल आता है इट कम्स फ्रॉम द टॉप, इट कम्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, और आप उसको देखें, फास्ट स्पीड पे देखें, और प्लीज डोंट कंसंट्रेट ऑन डाउनलोडिंग द वीडियोस, रादर कंसंट्रेट ऑन वाचिंग द वीडियोस। उसामा इग्नाइट पे आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट इवेंट, और मेरी तरफ से टिप्स यही होगी कि जैसे कहा कि थोड़ा फोकस करें। मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि इग्नाइट जो है ना 2 हिस्सों में मेरे लिए डिवाइड होता है नॉर्मली जब मैं अपना प्लान करता हूँ पीरियड में। एक अनाउंसमेंट्स और दूसरी डीप डाइव सेशंस, मेरा जो मेजर एरिया होते हैं। मेरा इस बार जो इंटरेस्ट है वो डेटाब्रिक्स डेटा साइड पे ज़्यादा रहेगा, अज़्योर डेटा साइड के ऊपर, अज़्योर वेब आर्किटेक्चर डिज़ाइन के ऊपर, और कि मेरा प्राइम फोकस भी उधर ही है। और मैं 3 सेशन होस्ट भी कर रहा हूँ और 2 सेशन मेंटोर भी कर रहा हूँ। तो अगर इसमें कोई टाइम बचा तो डेफिनेटली आई विल जंप इन के कुछ सेशंस मैंने मार्क करे हैं डेटा साइड पे, क्योंकि इसमें अच्छी बात है कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो। तो जो भी नए लोग हैं या जो भी हैं हमारी कम्युनिटी के लोग, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब लास्ट ईयर में इग्नाइट गया था तो वहाँ पर भी आप सारे इवेंट्स अटेंड नहीं कर पाते, और वहाँ पर भी बहुत भाग दौड़ होती है। आप एक जगह से वेनिशन से निकल के दूसरे जो होटल्स हैं वो काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से, जो और बड़ा मुश्किल होता है प्लान करना। मैं इससे पहले इवेंट अटेंड नहीं किया था तो मुझे आइडिया नहीं था, बट जब ये ऑनलाइन हो रहा है तो और फ्री में हो रहा है, आई थिंक सो ये वन ऑफ द ब्लेसिंग्स दैट वन कैन गेट। तो ये बहुत अच्छे सेशंस हैं। अगर आप एक सेशन प्लान कर लेते हैं तो आई बिलीव दैट कि आपको 6 मंथ जो है ना आपकी लर्निंग के अंदर एक बूस्ट दे सकता है, और फ्री सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। Yeah, I think $15, right? $15 per certification. Yes. शाकिर, your turn. पता नहीं अभी तो कंफर्म नहीं है। लास्ट ईयर भी था ना, वो तो था कि $15 था, पर बाद में उन्होंने कहा था कि एक सर्टिफिकेशन आप फ्री कर सकते हैं। अभी एक ईमेल आया तो है, आई विल चेक ऑन इट, और फिर मैं ट्वीट करने देखूंगा, अगर हुआ तो आपको भी टैग करूंगा कि शायद मेरे ख्याल में एक सर्टिफिकेशन वो फ्री कर देंगे कुछ। हाँ बेसिकली ये 2 डिफरेंट अनाउंसमेंट्स हैं। जो जेरी आप बात कर रहे हैं ना $15 वाली, वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की अनाउंसमेंट आई है कि इफ यू आर जॉबलेस बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, तो आप बेसिकली स्किल डेवलप कर रहे हैं और $15 का बेसिकली सर्टिफिकेशन एग्जाम दें। ठीक है, जो उसामा बात कर रहे हैं बेसिकली वो माइक्रोसॉफ्ट ने इग्नाइट स्पेसिफिक अनाउंसमेंट की है। उसमें उन्होंने ये किया है कि आप बेसिकली एक लर्निंग पाथ लें और माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर भी वो लर्न करें। वंस यू कंप्लीट दैट चैलेंज तो आपको बेसिकली फ्री वाचर मिलेगा जो कि वैलिड है नेक्स्ट ईयर, आई थिंक जून जुलाई तक। ये मैं उसके अंदर Nice. Yep. जो इससे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ड हुआ था उसके अंदर भी शायद ऑफर थी,
और वो आई रिमेंबर दैट $15 ऑफर दैट क्योंकि मेरे पास बिल्कुल जब ईमेल आई थी तो मैंने कहा यार पाकिस्तान में तो पहले ही इनके हम एमसीटीज को इनके डिस्काउंट मिलके जो है ऑलमोस्ट $20 बनता है, तो ये उससे भी लोअर अमाउंट है। पर जब नीचे मैंने क्लॉज पढ़े तो उसके डिटेल पढ़ी तो वो जॉबलेस के लिए था कि आपको प्रूफ करने का आप जॉबलेस हैं, तो दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी I फॉर think वो स्टूडेंट्स। यूएस में वो करना आसान है ना, लेकिन पाकिस्तान में आप there is always a chance कि आप उसको स्टडी करें, लर्न प्लान को, और उसको लर्न को आप ऑफ कोर्स में, क्योंकि it's not that hard. I think Microsoft Learn जो प्लेटफॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप है। एग्जैक्टली Shakir, now your turn. You हाँ are मतलब mute. मैं Shakir, you mute. Shakir, यस प्लीज यस प्लीज Shakir, you're mute. It's still muted. शाकिर आवाज आ रही है मेरी अब आवाज? हाँ अभी आई है, अब बोलिए। अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो It's gone basically again. आवाज आ रही है? दोबारा चलेगी, आवाज चलेगी आवाज गई? जी। अब आ रही है तो Yeah, थोड़ा we- बोल आ रही है। We can hear you. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो सिडनी में इग्नाइट हुआ था, इग्नाइट टूर हुआ था, तो उसमें ये हुआ था कि जिसने अटेंड किया था उसको एक फ्री सर्टिफिकेशन मिली थी। तो उसमें कोई प्लान वगैरह कुछ चक्कर नहीं था, कुछ ऐसा चक्कर नहीं था। तो आप जो है बस आपने अटेंड कर दिया, इवन कि आपने अपने रजिस्टर करवा लिया तो आपको फ्री हो गया। आपने अटेंड किया नहीं किया वो अलग बात थी। अच्छा, तो अब मेरा जो वो है टॉपिक है, तो मैं फ्लूट फ्रेमवर्क को देख रहा हूँ। काफ़ी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर उन्होंने एक इग्नाइट में एक सेशन दिया था फ्लूट फ्रेमवर्क पे, और अभी मुझे कुछ दिनों पहले ईमेल आई है कि वो अब जो है अब आप फ्लूट फ्रेमवर्क को टेस्ट कर सकते हैं गिटहब पे। उन्होंने अपनी रेपो वगैरह भी बना चुके हैं, और तो आप जाके गिटहब पे भी जाके देख सकते हैं। तो वो उसको मैं देख रहा हूँ, वो कुछ अच्छी चीज़ लग रही है मुझे। और माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट जैसे जैदी ने कहा, तो वो अच्छी चीज़ है, उसको मैंने थोड़ा सा देखा है, और उसको मैं थोड़ा सा और भी देखना चाह रहा हूँ एज कम्पेयर टू जो शेयरपॉइंट लिस्ट है, और जो दूसरी चीज़ है जिसके कंपैरिजन में कि हम उसको कैसे दे सकते हैं। और उसके प्लस उसको मैं पावर प्लेटफॉर्म के थ्रू देखना चाह रहा हूँ कि पावर प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इसको किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पावर एप्स या और पावर ऑटोमेट और वर्चुअल एजेंट इन सबको। तो ये मैं अदनान, आई थिंक यहाँ से मुझे एक आइडिया आया, तो हमें एक सेशन करना चाहिए जो कि कभी भी हो, जिसमें हम इंटरेक्टिवली माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट को डेमो करें। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट प्रीटी नाइस, तो उसको एक फोकस हम लिस्ट साइड पे कर लें, एक पावर ऑटोमेट पे कर लें, और उसके बाद एक पावर ऐप। तो हम तीनों एलिमेंट जो हैं उसको एक्सपोज करें, और 3 डिफरेंट हमारे जो आप आ जाएं, मैं और कर लें, तो हम एक कर सकते हैं बड़ा इंटरेक्टिव से सेशन हो, जो कि हम यूट्यूब पे या फेसबुक लाइव पे जाएं। क्योंकि मैं अभी असल में ये सोचा था क्योंकि हमने कई टॉपिक्स को काफी डिटेल डिस्कशंस की हैं इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल हम लोग एक तरह का ओवरव्यू डिस्कस कर रहे थे। तो ईच टॉपिक पे हम लोग सेपरेट जो सेशन मल्टीपल करके कि ताकि डीप डाइव एक तरह की जो ना हम लोग भी कर सकते हैं, जैसे नाइट की डीप डाइव होती है जो टेक्निकल जो लोग करते हैं। और सेकंडली कि जो मैं अपना इनपुट दूंगा इसमें इग्नाइट के ऊपर के ऑफ कोर्स शेयर पॉइंट मेरी प्रायोरिटी है, जो भी शेयर पॉइंट लिखा हुआ कहीं नजर आए तो मैं लाजमी अटेंड करूंगा। सेकंड टीम से रिलेटेड अपडेट्स जो होंगी उन पे मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आजकल जिस तरह चेंजेस आ रही हैं, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस एक एरिया जिसके ऊपर मैं कुछ अर्से देखना शुरू किया है मैंने। इसके अलावा जो मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग एरिया जो नाइट पे जो फर्स्ट नाइट अटेंड करूंगा क्योंकि फ्री है, ऑनलाइन अवेलेबल है, और वो है क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट की टीम से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे। वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स आपके अंदर यानी साथ बैठे में होंगे आज पर एक्सपर्ट में, यानी कि कई सेशंस में हंड्रेड्स ऑफ यानी कि जो है एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कि आपको आपके आंसर करेंगे चीज़ों के ऊपर। अभी तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसे अवेल करना चाहिए किसी भी यानी जो भी अटेंड करना चाह रहा है। और क्योंकि ये लाइव जो सामान्य बात की थी, क्योंकि आई रिमेंबर रिगार्डिंग एमवीपी समिट और जो कोई और भी समिट यानी कभी जो लिया मैंने, कि हमें एक रूम से दूसरे रूम जाते हुए काफी टाइम लगता है, और कई दफा हम लोग बाहर बातें करने शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम लोग इवेंट में इतना वो यानी कि नेटवर्किंग में ज़्यादा इंटरेक्शन होती है इवेंट की निस्बत, पर ड्यू टू कोविड-19 जितने भी इवेंट्स मैंने अटेंड किए हैं ऑनलाइन, जंपिंग करना वन सेशन टू सेकंड सेशन ऑन टीम्स, यानी कि इतना आसान था कि एक रूम से दूसरे रूम में जंप करो। अगर टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मुझे यानी कि वो ऑलरेडी चीज़ें पता है
तो मैं इजीली जंप इन कर रहा हूँ उस सेशन के अंदर जहाँ पे मुझे टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सो दैट कुड बी अ वेरी बिग बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग ऑनलाइन। और इग्नाइट का आप एक्सपीरियंस चेक कर लेंगे यानी कि अपने घर में बैठे हुए, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी नहीं कोई भी। और अच्छा यहाँ सही पे एक मैं एक एक और अदनान, सॉरी टू इंटरप्ट, बट लेकिन एक और एरिया जो मैं समझ रहा था कि मैं काफी आई शुड से समथिंग अबाउट इट। आई थिंक कि थोड़ी सी आउटरीच हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। हमारे हमारे कुछ और भी पाकिस्तान से एमवीपीज हैं जो कि मोस्टली डॉटनेट प्लेटफॉर्म से हैं, मीन डेवलपमेंट बैकग्राउंड से। हमें उन्हें भी एंगेज करना चाहिए। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मैंने आई ट्राई टू रीच देम और कुछ जो है, लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं आया। लेकिन मैं इस बिकॉज ऑफ दिस वीडियो मैं अब कहूंगा कि प्लीज हमसे कनेक्ट हो और आए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। और प्लीज आप, आई नो वी आर, यू आर यंग और आप शायद थोड़ा सा गूस बम्प्स हो या आप कंफ्यूज हो या वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। डोंट वरी, आप वीडियो मत ऑन करें। ऑन आपको फिर डर लगता है, मुझे भी डर लगता है जब मैं अपने ऑफिस में होता हूँ। मैं आई डोंट टर्न ऑन बिकॉज you start playing with your ears or your nose sometimes, but it's very hard to control. लेकिन ये है कि आप प्लीज जो भी नए एमवीपीज हैं पाकिस्तान से, स्पेशली डॉटनेट के बैकग्राउंड से, प्लीज आप अदनान को रीच करें, आप उसामा, आप मुझे रीच आउट करें और हमारी मीटिंग में आए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग आप पे फोकस करेंगे rather than us, क्योंकि एक एरिया है जिसपे हमने बिल्कुल डिस्कशन नहीं की, वो है डॉटनेट डेवलपमेंट। बिल्कुल क्या आपको पता है कि यार बहुत सारे लोग डॉटनेट आई डेवलपमेंट थिंक कर हम रहे हैं? सभी कंपनीज, डॉटनेट डेवलपमेंट बहुत सारी कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती शेयर पॉइंट, तो वो स्टिल डॉटनेट एप्स I बना रहे हैं। totally तो endorse that. yep, Totally endorse what Jerry bhai said upon that. पर मैं देखा कि मोस्टली जो मेरी कम्युनिकेशन होती है पाकिस्तानी एमवीपी से, आई ट्राई टू बी इंटरेक्टिव एज मच आई कैन। मैं ताकि बड़ा लूज हूँ उसका कम्युनिकेशन के अंदर मामले में। वो ज़्यादातर मैं देखा है लोगों का फोकस स्लोली और जो है वो अज्योर की साइड पे भी काफ़ी है। और ज़्यादातर लोगों का जब एमवीपी स्टेटस है वो मेरे ख्याल में 6+ जो है वो अज्योर एमवीपीज हैं। तो अगर हम अज्योर रिलेटेड भी कुछ कंटेंट शेयर करें, और आई नो कपल ऑफ गाइस और दे आर एक्सट्रीमली गुड, रियली टैलेंटेड पीपल, आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑन सब साथ था पहले। कुछ लड़के हमारे लाहौर से हैं, कुछ लड़के हमारे कराची से हैं, तो दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। तब उनसे आप बात करें किसी टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड के ऊपर, किसी सोल्यूशन के ऊपर, आपको रियली बहुत मजा आता है। दानियाल करके एक लड़का है, वो मेरे ख्याल में अभी नॉर्वे में है। इसी तरह अदनान को शायद आप जानते हो, कैलसॉफ्ट में पहले होते थे, वो यूएस में होते हैं। और इस तरह बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि डॉटनेट बैकग्राउंड से, एब्सोल्युटली डेवलपर बैकग्राउंड से, और उनके पास जो नॉलेज है वो सुनने से का ताल्लुक रखती है। तो अगर किसी भी तरह मैं हेल्प कर सकता हूँ, course we need to reach out to them। और हम लोग, मैंने जो एक प्लेटफॉर्म मैंने यूज किया था वो माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी की साइट थी। तो मैं mvp.microsoft गया, मैंने पाकिस्तान पे सर्च किया, मुझे 5 या 6 एमवीपीज वहां नजर आए, इंक्लूडिंग अदनान एंड so I'm not part of Pakistan MVPs, but mostly on US. But I can say, but I want to make sure that we involve as many as we can. ये कोई हम लोग पे ओन तो नहीं करते। हमें चाहिए कि हम उनको बुलाएं, एक जगह पे बैठे and tell the world that we are MVPs and we are ready to share our experience. I don't think कि ये पहला या दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसपे हमने पाकिस्तानी MVPs जो है इकट्ठे हुए हैं पूरी दुनिया से। और second, especially we must focus on bringing more Pakistan-based MVPs in this event. एक और चीज यहाँ पर सबके इन्फॉर्मेशन के लिए, एक एमवीपी एक एमसीटी समिट हो रहा है नांदे, मेरे ख्याल में उसका पार्ट है एमसीटी पाकिस्तान समिट, समथिंग लाइक दैट। मुझे पूरी एब्रिविएशन याद I नहीं think कल है परसों, I do have a session there. हाँ, तो उसके अंदर काफी सारे एमवीपीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे एमसीटीज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी इंटरेक्टिव कम्युनिटी है। तो अगर आप में से कोई वहाँ पर आना चाहे, कम्युनिकेट करना चाहे, और मैं कोशिश करूंगा वहाँ पर भी इस टॉपिक को ब्रिंग अप करूँ और ट्राई टू इंटरेक्ट मोर सेशंस। और अदनान में तो कोलैबोरेशन रहता ही है। सो डेफिनेटली अगर कराची में कुछ इंटरेक्शन करना है, तो आजकल मैं कराची में हूँ अगले 2 वीक्स तक, तो मैं यहाँ के एमवीपीज को अगर कोई उससे बात करना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता, मैं कर सकता हूँ, तो आई विल मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। तो अच्छा, अभी इस सेशन को रैप अप करते हैं और जो भी डिस्कशन हम ऑफलाइन इसको करते हैं प्लान, और मजीद टेक टॉक हम लोग इस तरह रखेंगे जिनमें हम इस तरह की जनरल डिस्कशंस करें। और मेरे ख्याल में हम लोग ये कुछ एक्सपर्ट सेशंस रखते हैं जिसमें कोई भी यानी कि 2 लोग बैठ के या 3 लोग बैठ के हम लोग ये किसी भी एक एरिया को यानी कि उस पर डीप डाइव कर लेंगे। जिस तरह लाइक माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट ठीक है, है, एज्योर की डेटा से रिलेटेड कोई चीज़ें डीप डाइव यानी कि करें, ताकि जो है हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उसका जो इन द एंड जो है एडवांटेज जो हमें नहीं होगा, जो ऑडियंस होगी उन्हें भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यानी कि मजीद इस तरह यानी कि ऑफलाइन हम कुछ पाइपलाइन करते हैं चीज़ें
जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस क्या नाम है टीम के अंदर ऐड कर दिए, और मजीद लोगों को भी हम लोग जो है ना ये इंडस्ट्री के ऐड करते रहेंगे इसके अंदर। तो Sure, आपको आपको पता है कि कुछ डिस्कशन में हम लोग कुछ जो कीवर्ड्स यूज करते हैं, वो कुछ हमारे जो यंग आप कह लो जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको शायद उसका आइडिया ना हो, लाइक इन्फोपाथ। तो उन्होंने तो इन्फोपाथ को देखा ही नहीं, तो उनको दे डोंट नो हाउ इन्फोपाथ वर्क्स। तो उनको हम दिखाने के लिए अगर हम एक दिखाएं कि ये ऐसे इन्फोपाथ बनाते थे, या आपको क्योंकि आपको पता है आपको इन्फोपाथ को कन्वर्ट करने के लिए उसको खोलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, तो अब तो हमें हम एक लोग सेशन 2010 करना को भी नहीं पड़ेगा। खोल सकते यासिर भाई, अब तो हम 2010 को भी नहीं खोल सकते, उसको एडिट भी नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट 2013 को तो खोल सकते हैं ना यार। तो तो शायद ये है कि उसमें हमें बैकएंड पे थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपको बैकग्राउंड होना चाहिए। जब किसी मीटिंग में जाते हैं तो आपसे कोई पूछे यार कि ये चीज यहाँ पे शेयरपॉइंट 2010 या इन्फोपाथ 2010 में करते थे तो कैसे करेंगे, तो इसलिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। उसके बगैर जो है वो हमारे अटेंडीज माइट फील लिटिल इस कंफ्यूज। तरह की रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं कि मुझे याद है कि 2 साल पहले एक दोस्त ने मुझे रीच आउट किया कि यार शेयरपॉइंट में माइग्रेशन है, एक चीज़ में फंस गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह के हमने शेयरगेट लिया है, लेकिन वो बाद में पता चला कि एक सिस्टम में एक डेटाबेस है जो कि शायद 2003 से ही पुराना वर्जन कोई शेयरपॉइंट का है। मैंने कहा यार उसमें डेटा है, वो कहेंगे उसमें डेटा पड़ा है, वो चेक करना है क्या डेटा है। मैंने कहा तो ये मैं कहा उसका तरीका तो कोई और नहीं है, आपको डेटा डीबी माइग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि उसके अलावा तो यानी कि 7 पे लेके आना पड़ेगा किसी भी तरीके से, WSS 2.0 पे लाना पड़ेगा पहले। तो ये जो बैकग्राउंड जो है ना, ये उस सवाल से ये है एडवांटेज, जब कोई लेगेसी सिस्टम पे काम करना पड़ता है तो फिर अंदाजा होता है, वरना वही हिट एंड ट्राई। चलो ठीक है हम That's why I said एक इन्फोपाथ और एक रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जो हैं ये लेगेसी ही हैं, तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़े उसके बाद उसके ऊपर, बिल्कुल और बैकग्राउंड दे के फिर हम उसको एक्सपैंड करें अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जो कि है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं कि जब मैंने लर्निंग शुरू करी थी शेयर पॉइंट की, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था ना, वो शेयर पॉइंट के अंदर एकेडम्स था, जो थोड़े एब्रिविएशंस थे, शॉर्ट फॉर्म्स थे, वो सब BCS है, आपके बहुत सारे हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं जो कि नॉर्मल वर्ड में हमें पता है क्या है, पर जो न्यू कमर आता है वो एक कन्वर्सेशन को फॉलो करने के लिए बाद वो मोमेंटम लॉस कर बैठता है, क्या बोला। तब वीडियो पे तो काफी आसान है कि उसको पॉज करके पीछे जाके आप कर लें, गूगल कर लें। तो अगर CMS कहते हैं तो बहुत इजी है, बट CMS अगर आप गूगल करें तो आपको वर्डप्रेस की साइट दिखाएगा, और जो CMS की हम बात करें एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट की, इट्स टोटली डिफरेंट लेवल, अनदर थिंग। तो वो अगर थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और अगर कुछ एक गाइडलाइन एक पाथ, 99% मुझसे नए स्टूडेंट्स और नए बच्चे पूछते हैं कि यंगस्टर से पूछते हैं कहाँ से स्टार्ट करें, करें ना करें। एक्चुअली इसके तो ऊपर ना वो कोई ऐसा गाइडलाइन अगर बनाए ना सामान मैं ना थोड़ा काम चीज़ों पे कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा दरमियान बिजी ज़्यादा हो गया था। मैं यानी सबको यानी कि जो है ना इंडिविजुअली भी यानी कि वो जज करूँगा चीज़ों के ऊपर, और हम लोग ये प्रॉपर जो है ना इसको एज ए कम्युनिटी, सिर्फ कम्युनिटी हमारे लिए ना हो, यानी कि लोगों के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, ये एक्सपर्ट्स उस चीज़ों को यानी देख ही लेते हैं, उनकी रिक्वायर्ड होती हैं, यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्हें इंगेज करें, ताकि उन्हें पता चले ये चीज़ें जो है ना किस तरीके से हम लोग इनको यानी करते हैं। ये मेरे पास कुछ यंगस्टर्स ये कि आज फेसबुक लाइव वगैरह पे जिन्होंने इंगेज किया है, वो यानी कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा यानी कि वो ऑनलाइन इवेंट्स वगैरह भी करवा रहे हैं। मुझे भी काफ़ी कई चीज़ों में यानी कि हेल्प होती है, तो मैं इसी तरह जो नए लोग जो हैं उनसे जाकर पूछ रहा होता हूँ क्या ये बताओ किस तरह से होगा, तो उन्हें इंगेज करेंगे। ये यानी कि फ्रेश और ये एक्सपीरियंस का जो यानी कॉम्बिनेशन होगा, इससे यानी कि हमें भी उनसे सीखने का मौका मिलेगा और उन्हें सिखाने का भी मौका मिलेगा। तो हम आज का ये By the way, I think we are too much 15 minutes up. I think एक अपॉर्चुनिटी हम ये करते हैं कि हम अपनी वो टुगेदर मोड में पिक्चर लेते हैं, तो अगर हम एवरीबॉडी जो भी इस मीटिंग में है प्लीज अपना कैमरा ऑन करें, तो एक स्क्रीनशॉट हो जाएगा उसमें। 3 हो गए, 4 हो गए, अभी और कौन कर सकता है वीडियो ऑन प्लीज। एक थोड़ी देर के लिए हमें सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेनी है, तो थोड़ा सा या वन मोर आपके जो और उसके अलावा मंजिला आ सकते हो ये इनके, या जुनेद की तो 4 है। आई थिंक अगर 1 या 2 और हो जाएं तो द पिक्चर विल बी कंप्लीट। जुनेद हंजला, इफ यू कैन कम ऑनलाइन। I think he's not in the call. We have चलो अब चलो बाय बाय कर देना आप लोग। ओके चलो नेक्स्ट टाइम होगी सी, ठीक है। Yeah, sure. All right, so I have a screenshot. I'll share that on Teams. We are only 4, but we'll see. So आपने go ahead, Adnan, wrap up.
So thank you so much everyone for joining the today's call. इन फ्यूचर हम लोग और भी यानी मजीद कॉल्स करेंगे, इस तरह की टेक टॉक भी रखेंगे ताकि जिसमें हम लोग अपना यानी जनरल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास जितना यानी क्लाइंट इंटरेक्शन या डिफरेंट एक्सपीरियंस है वो डिस्कस करने की एक यानी कि एक अलग अपॉर्चुनिटी एज ए सेपरेट अपॉर्चुनिटी लेंगे, और फिर टेक्निकल डिस्कशंस के लिए डीप डाइव सेशंस हम लोग अलग रखेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड फॉर मैनेजिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइम, स्पेशली शाकिर रात 4 बजे मेरे ख्याल में. Yeah, all the way. Okay. I think I'm the most Thank you, happiest Adnan bhai. person right now. हमारे तो भी Thank you, Adnan bhai, for the यार great जारी effort. Yeah, exactly. You know, I think we are in the middle of the day on Saturday, but Exactly. I think, yeah, the next time we'll discuss exactly what timing it should And be. finally, we made it, having an online session. Okay. All right, guys. See you all. Bye-bye. Thank you, guys. Talk to you Bye-bye. later. Take care. Assalamu alaikum.